ओके, अपन क्या डिस्कस कर रहे थे? फिक्सेशन ऑफ पोटेशियम। वो सीरीज लिख ली थी, क्यूआई रिलेशनशिप हो गया। अच्छा, अपन पोटेशियम डिटर्मिनेशन पढ़ रहे थे। एक्चुअली अपन भ्रमित हो गए थे टॉपिक से और यहां तक पहुंच गए थे। पढ़ तो क्या रहे थे? डिटर्मिनेशन। अच्छा, उसमें अपन ने लिखा कौन होता है एक्सट्रैक्टेंट? नहीं लिखा ना। अच्छा, वापस लिखिए पोटेशियम डिटर्मिनेशन। पोटेशियम डिटर्मिनेशन। पोटेशियम डिटर्मिनेशन की बात करें तो कौन सा पोटेशियम? अवेलेबल पोटेशियम। एंड अवेलेबल पोटेशियम में कौन आता है? सॉल्यूशन पोटेशियम एंड एडजॉर्ब पोटेशियम। इसके लिए जो अपन मेथड यूज लेते हैं, नहीं मैं जल्दी आता हूं, लेट कब आया? आज तक नहीं आया। ऐसी बातें मतलब ऑन रिकॉर्ड मत बोला कर यार। क्या जल्दी कैसे आ गए? क्या लगेगा? ये रेस्पॉन्स आता थोड़ी जा रहा है। मैनेजमेंट को लगेगा, कोचिंग को लगेगा, स्टूडेंट को लगेगा मैं कितना मतलब टाइम का पंक्चुअल नहीं हूं। हाँ ऐसे बोल सर आज लेट, वो भी 2 मिनट। ओके, इसके लिए हम लेते हैं 1 नॉर्मल का NH4OAC मीन अमोनियम एसीटेट एंड पीएच कितना लेते हैं? 7.0 मीन न्यूट्रल नॉर्मल अमोनियम एसीटेट जो होता है, इसके लिए क्या होता है? एक्सट्रैक्टेंट होता है। मीन वो एक्सट्रैक्ट करता है एडजॉर्ब पोटेशियम को सॉल्यूशन पोटेशियम में। कर लिया। अपन क्या करेंगे? सोल सैंपल लेंगे, उसमें ये अमोनियम एसीटेट मिलाएंगे और उसको सेक करेंगे। और जब सेकिंग करेंगे तो जितना भी एडजॉर्ब पोटेशियम है वो कहां जाएगा? सॉल्यूशन में आ जाएगा। फिर अपन उसको फिल्टर कर लेंगे एंड दोज फिल्ट्रेट जो अपन फिल्ट्रेट कलेक्ट करेंगे, मीन वो जो वाटर वाला सैंपल है उसको अपन ले जाएंगे किसके पास? फ्लेम फोटोमीटर। तो जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसका क्या नाम है? फ्लेम फोटोमीटर। तो याद रखिएगा, इसके लिए अपन जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो कौन सा लेते हैं? फ्लेम फोटोमीटर। और ये पोटेशियम के अलावा और किसके डिटर्मिनेशन में काम आता है? सोडियम, लिथियम, बेरिलियम, इनके भी काम आता है। कॉम्प्लीमेंट्री आयन इफेक्ट एक बार रिपीट कर देना। जब किसी भी कॉलॉइड की सरफेस पे एक सिंगल आपकी स्पीस हो, आयन की स्पीस हो, तो उसका आयन एक्सचेंज इजीली हो जाएगा नहीं होगा वो सब उसी पे डिपेंड करेगा। बट जब उस एक, अरे बिल्कुल मैंने बोला था ना मैं कुछ भूल रहा हूं, आपका इंतजार कर रहा था मैं। आप आए, बाहर आई नहीं। लेट आने वालों को मतलब थोड़ा तवज्जो देना चाहिए। हर लेट आने वाला इंसान बुरा नहीं होता, ठीक है? अब मैं बताऊं, जब अपन बात करें कॉलॉइड पार्टिकल की, ये मैं उनको समझा रहा हूं, आप भी समझ लीजिए। कॉलॉइड पार्टिकल की, कॉलॉइड पार्टिकल पे यदि एक कोई भी एलिमेंट हो, एक कोई भी कैटायन प्रेजेंट हो, तो वो किसी और पे डिपेंड नहीं करेगा। बट इसका एड्सॉर्प्शन यदि कोई और उसके ऊपर प्रेजेंट है, लाइक कैल्शियम का एड्सॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन यदि एल्यूमिनियम से अफेक्ट हो रहा है, तो जो एल्यूमिनियम क्या कहलाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री आयन कहलाएगा। इसको आप जर्सो रूल भी कहते हैं। और जर्सो रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जब अपन बात करें, ऐसे कंफ्यूज मत करो आप, ऐसे ऐसे करो मुझे लगा मेरे यहाँ कोई कचरा वगैरह लगा हुआ है, फिर बोले ऐसे। ठीक है, तो उस कॉलॉइड में जो एक कैटायन है, उस एक कैटायन पे दूसरे कैटायन का क्या इफेक्ट है एड्सॉर्प्शन एंड डिसॉर्प्शन में, आयन एक्सचेंज में, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री आयन इफेक्ट। मीन द इफेक्ट ऑफ वन adsorbed cation on the anode and another adsorbed cation for the cation exchange reaction is known as complementary ion effect। और इसको जर्सो रूल बोलते हैं क्योंकि जर्सो ने इसको सबसे पहले बताया था। अब हम पोटेशियम के लिए एक्सट्रेंट कौन सा यूज लेते हैं? अमोनियम एसिटेट न्यूट्रल नॉर्मल। और इंस्ट्रूमेंट है फ्लेम फोटोमीटर। जो और किसके लिए यूज लेते हैं? सोडियम। साथ साथ लिखते रहना, स्पीड तेज रहेगी अपनी। अच्छा, इसके अलावा अब अपने क्या हो गए? प्राइमरी न्यूट्रिएंट हो गए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। पीएस हो गया, ईसी हो गया, रेडॉक्स पोटेंशियल हो गया एंड सीसी हो गया, और उसके अलावा ऑर्गेनिक कार्बन भी हो गया। अब अपन आते हैं सेकेंडरी न्यूट्रिएंट की तरफ। ये लिख लिया था ना आपने, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट। सेकेंडरी में आता है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। अच्छा, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम भी कौन सा? जो एड्सॉर्ब है, मीन सॉल्यूशन प्लस एड्सॉर्ब वाला। तो इसके लिए भी अपन को क्या चाहिए होगा? एक्सट्रैक्टेंट चाहिए होगा। अच्छा, इस मेथड का नाम क्या याद रखना, बहुत बार पूछा जाता है। मेथड का नाम है कॉम्प्लेक्सोमेट्री
क्या नाम है मेथड का? कॉम्प्लेक्सो, रुकना है। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन मेथड बाय ईडीटीए। और ईडीटीए क्या होता है? इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, ये होता है ईडीटीए। और डीटीपी क्या होता है? डाइफिनाइल ट्राइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड जो होता है उसको क्या बोलते हैं? डीटी। पेंटा एसिटिक एसिड जो होता है उसको बोलते हैं डीटीपीए, और इसमें होता है टेट्रा एसिटिक एसिड, ईडीटीए। और ये ईडीटीए जो है इसके साथ अपन को टाइट्रेशन करनी है, लेकिन टाइट्रेशन के लिए ईडीटी यूज करना है, बट एक्सट्रैक्टेंट जो होगा वो कौन होगा? इसके अंदर भी जितने भी आपके एक्सचेंजेबल कैटाइंस है उनके लिए जो एक्सट्रैक्टेंट यूज करते हैं वो सबके लिए कौन क्या यूज करते हैं? अमोनियम एसीटेट। और वो भी कौन सा? 1 नॉर्मल का, और वो भी कौन सा? न्यूट्रल। टाइट्रेशन किसके साथ करेंगे? किसके साथ? ईडीटीए के साथ। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इन दोनों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि इनका अपन डिटर्मिनेशन साथ में करेंगे या अलग अलग करेंगे। तो इनका डिटर्मिनेशन 2 सीरीज में किया जाता है, 2 फेज में किया जाता है। पहले कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम, एंड सेकेंडली ओनली कैल्शियम। जब अपन ओनली कैल्शियम का करें तो उसके लिए इंडिकेटर अलग, प्रोसेस तो यही रहेगा बट इंडिकेटर अलग यूज होगा, और कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम के लिए इंडिकेटर क्या होगा? अलग यूज होगा। अपन सिर्फ कैल्शियम का करें तो जो इंडिकेटर यूज होगा वो कौन सा होगा? म्यूरेक्साइड। क्या होगा? म्यूरेक्साइड या कैलकॉन पाउडर। इन दोनों में से अपन कोई सा भी यूज कर सकते हैं ओनली कैल्शियम के लिए। किसके लिए? ओनली कैल्शियम डिटर्मिनेशन करना है। लेकिन जब कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम दोनों डिटरमाइन करेंगे तो उसके लिए इंडिकेटर कौन सा लेंगे? ईबीटी। और इसको क्या बोलते हैं? इरियोक्रोम ब्लैक टी। कौन सा इंडिकेटर यूज करते हैं? यदि अपन कैल्शियम कर रहे हैं ओनली तो कैल्शियम के लिए अलग इंडिकेटर है, बट कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम के लिए अलग इंडिकेटर है। ओनली कैल्शियम के लिए टेस्ट सिलेबस ऑफ 25 ऑफ फेब, और टेस्ट सिलेबस आपका मेजर टेस्ट है आई थिंक, और मेजर टेस्ट में सिलेबस भी मेजर रहता है, मतलब सारा सिलेबस है जितना पढ़ाया। पेपर बन गया है? अच्छा बना पेपर, मतलब कोई नहीं, ऐसे नॉर्मल। तुम्हारे लेवल से बहुत कम है वो पेपर। कहाँ तुम और कहाँ पेपर। कैल्शियम के लिए क्या करते हैं यूज अपन? म्यूरेक्साइड। और कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम के लिए ईबीटी। अब मुझे बताओ, सिर्फ मैग्नीशियम पता लगाना है, मुझे कैसे लगाऊंगा? अरे भाई कैल्शियम और मैग्नीशियम जितना आएगा उसमें से कैल्शियम माइनस कर देंगे तो पीछे क्या रह जाएगा? मैग्नीशियम रह जाएगा। तो अलग से मैग्नीशियम को कैलकुलेट करने की जरूरत, पहले सोइल सैंपल में कैल्शियम कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए इंडिकेटर कौन सा लेंगे? फिर उसी सैंपल में कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कैलकुलेट करेंगे, इंडिकेटर कौन सा लेंगे? प्रोसीजर वो सेम रहेगा, एक्सटेंट वो सेम रहेगा, बस इसमें अपन को इंडिकेटर चेंज करना है। फिर जितना कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आएगा उसमें से क्या निकाल देंगे? पीछे क्या रह जाएगा? ओके। बट इसमें याद रखना इंडिकेटर पूछेगा, बट ये ध्यान रखना इस सोइल के अंदर है। किसके अंदर है? हाँ, और क्वेश्चन में देखना क्या दे रखा है, प्लांट के अंदर दे रखा है, ये करके आ जाओगे। लेवल इतना नहीं आएगा, लेकिन आ जाए तो फिर इस क्वेश्चन को छोड़ देना है। ठीक है, अभी तक अपन ने किसका बताया है? सोइल का। आगे और बात करते हैं। अब इसके बाद में सेकेंडरी न्यूट्रिएंट ऑन कौन सा है? सल्फर। सल्फर के लिए अपन कौन सा मेथड यूज लेते हैं? टर्बिडिटी मीटर। कौन सा मेथड? टर्बिडिटी मीटर। कौन सा मीटर? टर्बिडिटी। और टर्बिडिटी किसकी? बेरियम सल्फेट की। देखो इस प्रोसेस में क्या करते हैं अपन,
इसमें भी अपन को क्या लेना पड़ेगा, और वो कौन सा लेते हैं अपन, 0.15% कैल्शियम क्लोराइड। 0.15% कैल्शियम क्लोराइड के साथ क्या करेंगे अपन, सोइल को सेक करेंगे, और सोइल सेकिंग करेंगे तो ये कैल्शियम का क्लोराइड जो है वो सोइल के अंदर एड्सॉर्ब सल्फेट को कहां ले आएगा, सॉल्यूशन में ले आएगा। फिर अपन इसके अंदर क्या डालेंगे, बेरियम क्लोराइड सॉल्ट डालेंगे। क्या यूज करेंगे, बेरियम क्लोराइड सॉल्ट यूज करेंगे। ये क्या करेगा, क्लोराइड तो सॉल्यूशन में चला जाएगा और सॉल्यूशन में कैल्शियम सल्फेट वाला सल्फर कहां आ जाएगा, बेरियम पे, और क्या बन जाएगा, बेरियम सल्फेट बन जाएगा। और ये जो बेरियम सल्फेट है इसको अपन कौन से मेथड से ज्ञात करेंगे, टर्बिडिटी मीटर से। ये जितना होगा उतना ही उसके अंदर क्या होगा, सल्फर होगा। नहीं आया समझ में, सोइल ली, सोइल के अंदर कैल्शियम क्लोराइड डाला, तो सोइल और कैल्शियम क्लोराइड रिएक्शन करेंगे तो आपका क्या होगा, क्लोराइड तो चला जाएगा सरफेस पे और सल्फेट कहां जाएगा, सोइल। अब बन गया कैल्शियम सल्फेट। अब उस कैल्शियम सल्फेट वाले सॉल्यूशन के अंदर अपन डालेंगे बेरियम क्लोराइड, तो वापस बन जाएगा कैल्शियम क्लोराइड जो पहले था, कैल्शियम सल्फेट। देखो हुआ क्या, पहले ये सोइल और इसके ऊपर पड़ा है सल्फेट, अपन ने क्या डाला, कैल्शियम क्लोराइड। अब बन गया कैल्शियम सल्फेट और सोइल की सरफेस पे कौन चला गया, क्लोराइड। कैल्शियम क्यों जाएगा, सल्फेट आया है तो क्लोराइड जाएगा, एनायन एक्सचेंज होगा। अब अपना क्या बन गया, कैल्शियम सल्फेट। अब इसके अंदर अपने क्या डाला, बेरियम क्लोराइड, तो ये बन गया कैल्शियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट। अब ये जो बेरियम सल्फेट है इसको अपन कौन से मीटर से ज्ञात करेंगे, टर्बिडिटी मीटर से ज्ञात करेंगे। ये मेथड है इसका, लिख लीजिए। सब्जेक्ट मेरा सोयल साइंस है और मेरा सिलेबस टोटल आएगा, ठीक है। मैं सोयल साइंस पढ़ाता हूं, पता है आपको, तो ये क्लियर करो ना पहले, इसकी क्लास लगनी चाहिए कि मैं पढ़ाता क्या हूं। लिख लिया, ओके। अब कुछ बातें मैं आपको ऐसे रैंडमली बता रहा हूं, मैंने बोला था क्रॉस क्वेश्चन उसमें आप करोगे नहीं करोगे ना, ये लिख लिया। तो ये क्वेश्चन आएगा आपका, कॉलोरीमीटर और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल। जैसे क्वेश्चन आया सुपरवाइजर में, पार्टिकल डिटर्मिनेशन या पार्टिकल एनालिसिस या फिर सोइल टेक्सचर एनालिसिस बेस्ड ऑन विच लॉ, स्टोक्स लॉ। सोइल वाटर से रिलेटेड कौन सा लॉ है, डार्सीज लॉ। थर्मल कंडक्टिविटी से रिलेटेड फोरियर्स लॉ। गैस डिफ्यूजन से रिलेटेड ग्राम्स लॉ। और उसके अलावा अपन एक लॉ पढ़ा था, फिक लॉ, फिक्स लो। उसके अलावा यदि पूछ ले तुम्हें कि इस कॉलोरीमीटर या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कौन से लॉ पर डिपेंड करता है, कौन से प्रिंसिपल पर डिपेंड करता है, कौन से प्रिंसिपल पर बेस्ड है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा सकता है। कॉलोरीमीटर, और कॉलोरीमीटर कौन से प्रिंसिपल पर, बियर्स लैम्बर्ट लॉ। कौन सा लॉ है, बियर्स लैम्बर्ट लॉ के ऊपर डिपेंड करता है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एब्जॉर्बेंस बताता है कितना एब्जॉर्बेंस होगा, और ये एब्जॉर्बेंस जो है कौन से लॉ पे डिपेंड करता है, बियर्स लैम्बर्ट लॉ पे डिपेंड करता है। आज टारगेट बहुत ज्यादा है तो थोड़ा स्पीड से लिखिएगा। लिख लिया, बस इस लॉ का नाम याद रखना। थर्मल डिफ्यूजिविटी, फोरियर्स लॉ। वाटर का जो रिलेशन है, डार्सीज लॉ। पार्टिकल साइज एनालिसिस, स्टोक्स लॉ। अब स्टोक्स लॉ क्या बोलता है, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस। स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस। स्क्वायर ऑफ रेडियस, the velocity of particle is directly proportional to square of radius। जितनी रेडियस होगी उसके स्क्वायर पे डिपेंड करेगा। ये होता है आपका स्टोक्स लॉ। कौन सा लॉ होता है, और ये याद करके ही जाना है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
और इसमें ये पूछ सकता है द रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी एंड विस्कोसिटी, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एंड विस्कोसिटी ऑफ मीडियम। विस्कोसिटी क्या होता है? गाढ़ापन होता है, श्यानता होती है, गाढ़ापन होता है, कितना गाढ़ा है। और विस्कोसिटी जितनी ज्यादा होगी वेलोसिटी उतनी ही कम होगी। जो जितना फ्लूइड गाढ़ा होगा उसमें पार्टिकल जा नहीं पाएगा ना। आप घी के अंदर एक पार्टिकल डालिए जमे हुए के अंदर, पानी के अंदर डालिए, ज्यादा विस्कस है आपका घी, तो किसके अंदर पार्टिकल चला जाएगा? पानी के अंदर चला जाएगा। तो विस्कोसिटी जिसकी कम, वेलोसिटी उसकी ज्यादा। सेकेंड इसका क्या निकलता है? द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन टू विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। जो मीडियम है जिसके अंदर अपन पार्टिकल डाल रहे हैं वो जितना गाढ़ा होगा वेलोसिटी उतनी कम होगी। ये दो रूल है इसके, दोनों ही याद करके जाना है। आगे बात समझ में? ये कौन सा रूल है? स्टोक्स लॉ है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आपको सतीश सर ने बताया होगा माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी इन इंडिया। बताइए सबसे ज्यादा डेफिशिएंट कौन सा है? जिंक है। लेकिन क्वेश्चन जिंक वाला नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्स्ट डेफिशिएंट रिपोर्टेड इन इंडिया। डेफिशिएंसी कौन से न्यूट्रिएंट की रिपोर्टेड की गई? तो आयरन। दो अलग अलग क्वेश्चन बनेंगे इससे। फर्स्ट रिपोर्टेड कौन सा है डेफिशिएंट? पहली बार किसका पता चला कि कौन सा डेफिशिएंट है? तो वो तो आयरन है। लेकिन मोस्ट डेफिशिएंट है कौन सा? मोस्ट डेफिशिएंट माइक्रोन्यूट्रिएंट पूछ ले तो बताना है माइक्रोन्यूट्रिएंट, और क्वेश्चन यहीं से आएगा। माइक्रोन्यूट्रिएंट सबसे ज्यादा कौन सा है? जिंक। सेकेंडली बोरॉन, थर्ड आयरन, फोर्थ मैग्नीज एंड फिफ्थ कॉपर। लिख दिया? 43 पहले थी 47 2009 से पहले। 2009 से 2015 तक IISS इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोइल साइंस भोपाल के कुछ साइंटिस्ट लोगों ने जीपीएस बेस्ड वापस एक मैप बनाया, फर्टिलिटी मैप, और उसमें उन्होंने बोला कि जिंक की डेफिशिएंसी 43% है, बोरॉन की डेफिशिएंसी 20% है, आयरन की डेफिशिएंसी 12% है, मैग्नीज की 7 और इसकी 6% है। लिखना चाहो तो लिख लो, मैंने कल ही रटा था इसलिए याद रह गया। ठीक है, एक रिसर्च पेपर पढ़ रहा था और उसमें उन्होंने लिखा था कि ये चल रहा है ऐसा। 2015 के बाद उन्होंने ये पब्लिश किया। लेकिन आप बहुत सारी बुक्स पढ़ेंगे जो ओल्ड बुक्स है या फिर जिसका रेफरेंस आपका बहुत पहले प्रिंट हो गई, वहां पे आप ये देखेंगे 47% जिंक, 33% बोरॉन। तो वो पुराना डाटा है। अब नया डाटा क्या बोल रहा है? इग्नोर, आगे बढ़ो, आगे बात करते हैं। आगे अपन बात करें किसकी? ओके, अपने प्राइमरी न्यूट्रिएंट सारे हो गए, सेकेंड न्यूट्रिएंट सारे हो गए। अब नेक्स्ट अपन कौन से रह जाते हैं? माइक्रोन्यूट्रिएंट। और माइक्रोन्यूट्रिएंट को दो क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है, कैटाइनिक माइक्रोन्यूट्रिएंट, एनाइनिक माइक्रोन्यूट्रिएंट। एंड कैटाइनिक कौन कौन से हैं? कैटाइनिक माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन कौन से? तो आपको याद रखना है आयरन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, निकल। ये जो 5 है ये आपके क्या है? कैटाइनिक माइक्रोन्यूट्रिएंट है। एंड ऑल दिस 5 कैटाइनिक माइक्रोन्यूट्रिएंट आर डिटरमाइंड बाय ए सिंगल मेथड, एंड दिस मेथड इज नोन एज DTPA मेथड। And the DTPA method given by Lindsay and Norval in 1976. The DTPA method of determination of cationic micronutrient given by Lindsay and Norval in 1976. ठीक है, कौन सा मेथड है? कौन कौन से न्यूट्रिएंट के लिए? आयरन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक एंड निकल। इससे दो बातें याद होगी, कैटाइनिक है कौन कौन से और कैटाइनिक के लिए कौन सा मेथड है।
तो 5 कैटायनिक आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट है और 500 के लिए एक ही मेथड है। कौन सा मेथड है? डीटीपीए। इसमें अपन क्या करते हैं, सबसे सिंपल मेथड यदि किसी डिटर्मिनेशन का है तो वो है आपका डीटीपीए मेथड ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट, क्योंकि इसमें आपको करना कुछ भी नहीं होता। सिंपल सी मैकेनिज्म है, सोइल का सैंपल लेना है, सोइल सैंपल को अपन को डीटीपीए CaCl2 TEA ट्राइथाइलिन एमिन और डीटीपीए, डीटीपीए का फुल फॉर्म पता है ना, डाइफिनाइल ट्राइएमिन पेंटा एसिटिक एसिड। CaCl2 डालना है, TEA डालना है। ये TEA टी नहीं है, चाय नहीं डालनी है, ट्राइथाइलिन एमिन डालना है और ये तीनों मिक्स करके सोइल के साथ उसको शेक करना है। सोइल शेकिंग करेंगे अपन तो जितना भी कैटायनिक माइक्रोन्यूट्रिएंट है, क्योंकि डीटीपीए क्या होता है, तो डीटीपीए एक्ट करता है एज चिलेटिंग एजेंट है। कैसा एजेंट है? चिलेटिंग एजेंट। और चिलेट क्या होते हैं? चिलेट्स ऐसे आपके कुछ केमिकल्स होते हैं जो मेटल्स के साथ बॉन्ड बनाते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं मेटल्स के साथ, और रिंग टाइप स्ट्रक्चर होने के कारण इसको क्या बोलते हैं? चिलेट्स बोलते हैं। अब ये क्या करेगा, मेटल्स के साथ ये बॉन्ड बनाने की इनकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, उससे भी ज्यादा है जितनी सोइल की है। सोइल बहुत वीक चिलेट है, लेकिन आप चिलेट ही डाल रहे तो वो बहुत स्ट्रांग है। सोइल के ऊपर जितना भी एडजॉर्ब आयरन है, जितना भी आपका मैग्नीज है, जितना भी कॉपर है, ये अपने साथ क्या कर लेंगे? चिपका लेंगे। और जब ये लिजेंड बना लेंगे, चिलेट बना लेंगे, तो ये वाला जो मैग्नीज है, आयरन है, कॉपर है, जिंक है, सब डीटीपी के साथ जुड़ जाएंगे और कहां आ जाएंगे? सॉल्यूशन में। और सॉल्यूशन में इनकी कंसंट्रेशन अपन एक मशीन से कैलकुलेट करते हैं। तो डीटीपीए तो किसके लिए यूज लेते हैं? जिसमें से डीटीपीए तो चिलेटिंग एजेंट है, तो ये क्या करते हैं? इन दोनों का काम क्या है? ये अवॉइड करते हैं सोइल के पार्टिकल के अंदर जो आयरन पड़ा है वो डीटीपीए की वजह से बाहर नहीं आ जाए, क्योंकि वो उसको भी ना खींच ले, क्योंकि अपन को वो, आपको पता है, वो तो प्लांट को मिलेगा नहीं। और यदि वो आ गया सॉल्यूशन में तो अपनी अवेलेबल नाइट्रोजन क्या आ जाएगा? ज्यादा, तो एरर आएगा। है भी नहीं इतना, लेकिन वो भी कैलकुलेट हो रहा है, तो अपन को क्या करना है? उसको रोक के रखना है। और सेकेंडरी कैल्शियम कार्बोनेट को घोलने से रोकना है। इन दोनों को रोकने का काम कौन करता है? CaCl2 एंड TEA। तो ये तो अवॉइड करता है डिसोल्यूशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड अदर मेटल्स इन सोइल, और ये क्या करता है? उसको जोड़ के रखने का काम करता है। अब ये आपके एक बार आगे सॉल्यूशन में, तो उसके बाद में अपन एक इंस्ट्रूमेंट यूज लेते हैं, और वो इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? वो इंस्ट्रूमेंट है AAS। क्या बोलते हैं इसको? और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। और इस मशीन के द्वारा अपन आयरन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, निकल, ये 500 कैलकुलेट कर सकते हैं। बस इस मशीन का नाम याद रखना, आप इस इंस्ट्रूमेंट का नाम याद रखना। और ये इंस्ट्रूमेंट इतना वीआईपी है कि इसको जहां रखेंगे उसके लिए भी एसी चाहिए। ये जहां वर्क करेगा वो अपने रूम जितनी जगह होगी या जहां अपन बैठे हैं, और उस पूरे में यही होगा। और ये सिर्फ कितने न्यूट्रेंट? 5 ये। और जो पोल्यूटेंट होते हैं लाइक आर्सेनिक हो गया, लेड हो गया, इनके लिए भी यही मशीन काम आती है। इसके अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, नाइट्रोजन, ये तक भी ये कैलकुलेट कर लेता है। तो बहुत वाइड है काम करने में, लेकिन ये करते नहीं अपन। इनको अपन नॉर्मली दूसरे मेथड से भी करते हैं। बाकी ये मशीन जो है कैपेबल है ईच एंड एवरी टाइप के मेटल्स के लिए। ठीक है, थोड़ी महंगी आती है, आपको लेबोरेटरी में देखने को मिल जाएगी जहां भी आप सोल साइंस लेबोरेटरी में जाएंगे। और बहुत अच्छे लेवल की ये मशीन है जो आपका सारे ये न्यूट्रेंट और उसके अलावा पोल्यूटेंट जो सोइल के अंदर है उसको भी कैलकुलेट कर लेती है। इसका नाम याद रखना, क्या नाम है? वेरी गुड। 5 ये हो गए। अब कितने रह गए पीछे? कौन कौन से? मॉलिब्डेनम, बोरॉन एंड क्लोरीन। और ये तीनों ही है एनायनिक माइक्रोन्यूट्रेंट। लिख लिया? ये लिख लिया? मैंने बोला साथ साथ लिखते रहो यार। अच्छा, आप आए उससे पहले मैंने बोल दिया था इनको साथ में लिखना है। मैं समझाऊं, आपको लिखना है, आपको समझना नहीं है, आपको लिखना है सर। ठीक है?
आगे बढ़े? नहीं। कैसे होगा टारगेट पूरा? दिन तो कल का रहा है, परसों सैटरडे क्लास होगी नहीं। क्लास होती है सैटरडे को, बट परसों नहीं होगी मेरी क्लास तो। अच्छा नहीं, कल नहीं होगा यार सिलेबस, बाद में अगले वीक। कैसे झेलोगे? पूरा वीक झेलना पड़ेगा मतलब मैं तुम्हारा नहीं बोल रहा, मैं मेरा बोल रहा हूँ। करते हैं कुछ, नहीं तो क्या है, आधा नहीं करवाएंगे तो कौन सा जो करवाया है उसमें से क्वेश्चन तुम्हारे बैठ जाएंगे। हाँ वो भी है। बहुत बार क्या है, कुछ चीजें याद रह जाती है, जैसे ये याद रह जाएगा लिंडसे एंड नॉर्वल, ये पक्का याद रहेगा तुम्हें। बोलो लिंडसे एंड नॉर्वल 1976 डीटीपीए मेथड। अब मेरे पास कोई काम है नहीं क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा ले रहे हैं, थोड़ा जल्दी लिखो बेटा। कौन सा मेथड है ये? नाम क्या है? किसके लिए? अरे नाम में मेथड का नाम किसके लिए? किसने दिया? मैं अभी 10 मिनट वापस आपको रिवीजन करूंगा, सारे मेथड एक बार बोल देना आप। इसके लिए ये, इसके लिए ये खाता हूं एक साइड में। अब मैं बताऊं एक शॉर्ट एंड स्वीट तरीका, जहां पढ़ते हैं A4 साइज का पेज लेना। कौन से साइज का? एक तो आप 12 ऑर्डर लिखना, 12 ऑर्डर जितने भी है वो लिख लेना। 2-4 इंपॉर्टेंट एपिपेडोन एंडोपेडोन लिख लेना, कैरेक्टरिस्टिक्स। और जितने भी ये मैंने अभी लिखवाया है ना, उन सब का पीएच से लगाकर, ये अभी मैं लास्ट में जिक्र उन सब के एक्सटेंट इंडिकेटर, कुछ और बातें याद हो जाए तो लिख लेना। और उसके अलावा एक बार सतीश सर ने आपको करवाया होगा कि इनका कितना कितना परसेंटेज हो, कितना किलो पर हेक्टेयर हो, तो वो हाई होता है, लो होता है, मीडियम। फर्टिलिटी इंडेक्स पढ़े होगे ना, वो फर्टिलिटी इंडेक्स मैं बता रहा हूं, उस 2 पेज में से आपके 3 क्वेश्चन 101% बैठ जाएंगे। और उसके अलावा जो भी कॉन्सेप्ट, जैसे कि मान लो लीप एरिया इंडेक्स आ गया, या फर्टिलिटी इंडेक्स आ गया, या मान लो आपका कोई इनमें से अब टारगेटेड यील्ड कॉन्सेप्ट आ गया, इनवर्स नाइट्रोजन यील्ड लो आ गया, कोई से भी 25-30 नाम जो भी बड़े बड़े साइंटिस्ट के हैं, या भाई 40-50 नाम पूरे एग्रीकल्चर के जितने भी तुम्हें अलग अलग बुक्स में लिखवाए, फादर कौन क्या है, A4 साइज में लिखवा के वहां लिखना। और दिन के 5 याद करो आप, दिन के 5-10। और कैसे याद करोगे? क्रॉस क्वेश्चन करते रहो। आप क्या पढ़ने का मैं माहौल कम देखता हूं, आप मतलब जैसे बीच में कभी गैप भी मिलता है या फिर टाइम है तो मतलब ऐसे फिजूल की बातें कर लेते हो। तो ऐसी बातें पूछो ना, जैसे कि मान लो ये वाला मेथड किसने दिया, इसके फादर कौन है, इसके फादर कौन है, ऐसे क्रॉस क्वेश्चन करोगे। मैं बता रहा हूं, आप जितना पढ़ लो कोई मतलब नहीं, और 10 मिनट अपने फ्रेंड से डिस्कस कर लो, उसमें से एक क्वेश्चन बैठ जाते हैं। एग्जाम से पहले तुम डिस्कस करोगे, उसमें से क्वेश्चन आ जाएंगे। और ऐसा हुआ है, मेरा नेट का एग्जाम था और मेरे एक सीनियर थे जो मतलब बहुत सालों से नहीं पढ़ रहे थे, वो ऐसे ही मेरे रूम पे आ गए, अरे किसी ने आज तूने क्या पढ़ा है, और मैंने उनको 10 या 12 लाइन मुश्किल से समझाई होगी, और उन 10-12 में से 7 क्वेश्चन आ गए। फिर मैंने बाहर आके बोला, मैं बॉस यार अगली बार जो भी एग्जाम हो आप जरूर आना पास में, आते ही डिस्कस करना। अब हुआ क्या, फायदा उनका नहीं हुआ, तो उनको तो याद रहे या नहीं रहे वो भी नहीं पता, लेकिन मेरा फायदा हो गया। जो मैंने 10 क्वेश्चन बुक में से डिस्कस किए, वो सारे के सारे 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन बैठ गए। तो अब देखो फायदा किसका है। तो आप ऐसा मत समझो डिस्कशन करने से सामने वालों को याद होगा, उसको कुछ याद नहीं होगा, आपका ही फायदा है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। ये सारे के सारे अपने कितने हो गए? अरे होता है, कंपटीशन की भावना हो जाती है, और मैं 100 और इसका सिलेक्शन हो गया, मेरा नहीं हुआ। ये सबसे बुरी बात होती है, पास में बैठने वाले का सिलेक्शन हो जाए और वो स्टेटस डाले, तो अपन ब्लॉक करना पड़ जाता। बता रहा हूं बहुत बार, मैंने एसआरएफ में किया था 1-2 को। अब आगे बात करते हैं। अब अपने 3 रह गए एनायनिक माइक्रोन्यूट्रिएंट, उसमें से एक है आपका बोरॉन, और बोरॉन बहुत इंपॉर्टेंट है। बोरॉन के लिए अपन क्या यूज करते हैं, इतना सिंपल मेथड है। बोरॉन के लिए अपन करते हैं हॉट वाटर एक्सटेंट के रूप में। कौन यूज करते हैं इसको, किसका यूज करते हैं? हॉट वाटर का, क्योंकि अपन गर्म पानी इसको गर्म पानी के अंदर डालेंगे सोइल को, जितना भी बोरॉन है टोटल अवेलेबल वो कहा जाएगा सॉल्यूशन में। तो इसका ज्यादा मेथड नहीं है। इसके लिए अपन एक केमिकल यूज करते हैं, एजोमिथिन डाई। तो क्वेश्चन पूछ ले, एजोमिथाइन डाई किससे रिलेटेड है? किससे? हॉट वाटर से।
मैंने आपको सल्फर लिखवाया, सल्फर के अंदर एक केमिकल और लिखना जो पूछेंगे आपको, सल्फर, सल्फर में एक केमिकल और यूज देते हैं उसको बोलते हैं गम अकेसिया। क्या यूज देते हैं? गम अकेसिया। किसमें यूज? अच्छा क्वेश्चन सिंपल सा आएगा, गम अकेसिया यूज्ड इन द डिटरमिनेशन ऑफ अवेलेबल सल्फर। एक आएगा तुम्हारा, लिख लिया, गम अकेसिया सल्फर में। एक आएगा डार्को G60 और चारकोल, ये किसमें यूज करते हैं? डार्को G60 या चारकोल, काला एकदम पाउडर, कोयले जैसा एकदम पाउडर यूज करते हैं, डार्को G60 बोलते हैं। ये करते हैं फॉस्फोरस में। किसमें यूज करते हैं? फॉस्फोरस के अंदर लिख लेना। कुछ कोई किसी बार सिर्फ एक केमिकल बोल देंगे कि ये कौन से प्रोसेस में यूज करते हैं, किसके डिटरमिनेशन में यूज करते हैं? डार्को G60। ठीक है, तो डार्को G60 या चारकोल यूज करते हैं फॉस्फोरस में, गम अकेसिया यूज करते हैं आपका सल्फर में, और ऐसे ही एजोमिथाइन डाई किसमें यूज करते हैं? बोरॉन। और बोरॉन का मेथड का नाम क्या है? हॉट वाटर मेथड। इसके अलावा आपका है मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम किससे यूज करते हैं? मॉलिब्डेनम कैलकुलेट करते हैं, मॉलिब्डेनम डिटरमाइन करते हैं अमोनियम ऑक्सिलेट से। किससे? अमोनियम ऑक्सिलेट से। और अमोनियम ऑक्सिलेट का पीएच जो रखेंगे सॉल्यूशन का, वो याद रखिएगा कितना होता है? 3.3। एंड लास्ट वन क्लोरीन। क्लोरीन को अपन एक्सट्रैक्ट करते हैं सिल्वर नाइट्रेट से, और इसीलिए ये करते ही नहीं है। क्यों? बस, तो लेबोरेटरी वाले बोलेंगे क्लोरीन का करना ही नहीं एस्टिमेट। क्यों? क्योंकि क्लोरीन की डेफिशिएंसी इंडिया में देखी ही नहीं गई है। जब डेफिशिएंसी है ही नहीं तो क्या करना, अपन को पता लगा कि कितना है क्लोरीन। तो नॉर्मली एमएससी तक आपको क्लोरीन एस्टिमेशन का काम नहीं देंगे। बस आपको याद रखना है क्लोरीन किससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट से, मॉलिब्डेनम अमोनियम ऑक्सिलेट से, बोरॉन हॉट वाटर से। अब अपन एक बार पूरा रिवीजन कर लेते हैं। ऑर्गेनिक कार्बन, पोटेशियम डाइक्रोमेट और क्रोमिक एसिड। नाइट्रोजन, पोटेशियम परमैंगनेट, कैसा? एल्कलाइन। फॉस्फोरस, ऑल्सेन रिजेंट मीन सोडियम बाइकार्बोनेट या ब्रे एंड कूड्स मीन अमोनियम फ्लोराइड और HCl। नेक्स्ट कौन सा है? पोटेशियम, अमोनियम एसिटेट न्यूट्रल और नॉर्मल। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, अमोनियम एसिटेट न्यूट्रल और नॉर्मल, बट उसमें टाइट्रेशन किससे करते हैं? EDTA से। ऑर्गेनिक कार्बन की टाइट्रेशन फेरस अमोनियम सल्फेट से। नाइट्रोजन की टाइट्रेशन H2SO4 से। आगे बात करते हैं, आप मत ऐसे मत कर, सुनते रहिए बस प्रवचन की तरह से। वापस बोल रहा हूं मैं। ऑर्गेनिक कार्बन, पोटेशियम डाइक्रोमेट, क्रोमिक एसिड, टाइट्रेशन किससे करते हैं? फेरस अमोनियम सल्फेट से। ऑर्गेनिक कार्बन के लिए इंडिकेटर डाइफिनाइलएमीन, साइड में कीजिए। नाइट्रोजन, अवेलेबल नाइट्रोजन जेल डाल असेंबली, पोटेशियम परमैंगनेट, बोरिक एसिड का सॉल्यूशन, मिक्स इंडिकेटर ब्रोमोसिल ग्रीन और मिथाइल रेड। टाइट्रेशन H2SO4 0.02 नॉर्मल का, साइड में कीजिए। थर्ड नंबर पे फॉस्फोरस। फॉस्फोरस दो मेथड, एसिड के लिए ब्रे एंड कूड्स मेथड, एल्कली एंड कैल्सियस सॉइल के लिए ऑलसेंस मेथड। ऑलसेंस मेथड अमोनियम सोडियम बाइकार्बोनेट, pH 8.5, साइड में कीजिए। अच्छा, आपका इंडिकेटर पी नाइट्रोफिनॉल। ब्रे एंड कूड्स मेथड अमोनियम फ्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डन। आगे बात करते हैं कौन सा मीटर? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, जिसको पहले क्या बोलते थे? कॉलोरीमीटर। कौन से लो पे काम करता है? बियर्स लैम्बर्ट लो। अब आगे करते हैं पोटेशियम की बात। अमोनियम एसिटेट न्यूट्रल और नॉर्मल मीन 1 नॉर्मल का, न्यूट्रल मीन pH 7 का। अमोनियम एसिटेट किसके लिए? पोटेशियम के लिए। मशीन कौन सी? फ्लैम फोटोमीटर। और किसके लिए यूज कर सकते हैं? सोडियम के लिए। आगे बढ़ते हैं कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, एक्सटेंटेंट कौन सा यूज लेंगे? अमोनियम एसिटेट 1 नॉर्मल का, न्यूट्रल। अच्छा, इसके लिए टाइट्रेशन के लिए
एडीटीए, कैल्शियम के लिए कैल्कॉन पाउडर या मोरेक्साइड, कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम के लिए ईबीटी। डन, आगे बढ़ते हैं। सल्फर, कैल्शियम क्लोराइड 0.15% का सॉल्यूशन, बेरियम क्लोराइड पाउडर के तौर पर यूज करेंगे, गम एकेसिया। और बेरियम सल्फेट की टर्बिडिटी कैसे मापेंगे? टर्बिडिटी मीटर से, टर्बिडिटी मीटर से। आगे बढ़ते हैं। सल्फर के बाद में आपका माइक्रोन्यूट्रेंट, कैटायनिक माइक्रोन्यूट्रेंट, लिंडसे एंड नॉर्वल, डीटीपीए मेथड, डीटीपीए डाइफिनाइल ट्राइएमिन पेंटाएसिटिक एसिड, उसके साथ टीए मिलाना है, CaCl2, डीटीपीए सिलेटिंग एजेंट का काम करता है, टीए एंड CaCl2 आपका अवॉइड करता है कैल्शियम कार्बोनेट के डिसोल्यूशन को और मेटल्स जो पहले ऑक्यूल्ड है। आगे बात करते हैं। अब इसके लिए मेथड में जो मशीन यूज लेंगे वो लेंगे एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, मोलिब्डेनम, अमोनियम ऑक्सिलेट, क्लोरीन, सिल्वर नाइट्रेट, एजोमेथाइन डाई और हॉट वाटर बोरॉन के लिए। बस ऐसे याद रहेगा तो काम चल जाएगा। मेरा चल रहा है, ठीक है। अब अपन इन सब के परे कुछ बातें करते हैं। एक कॉन्सेप्ट टारगेटेड यील्ड कॉन्सेप्ट, मुझे कुछ आप बताते रहना बस। टारगेटेड यील्ड कॉन्सेप्ट किसने दिया? रामामूर्ति ने। कब दिया? 1967 में। ओके। AICRP, माइक्रो न्यूट्रेंट, माइक्रो एंड सेकेंडरी न्यूट्रेंट एंड पोल्यूटेंट एलिमेंट, माइक्रो एंड सेकेंडरी न्यूट्रेंट कब शुरू हुई? 1967 में। AICRP क्या होती पता है ना आपको? ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन माइक्रो एंड सेकेंडरी न्यूट्रेंट कब शुरू हुई? 1967। पहली बार कब शुरू हुआ AICRP? किस पे? मेज पे। आगे बात करते हैं। एक क्वेश्चन है न्यूट्रेंट मोबिलिटी कॉन्सेप्ट किसने दिया? किसने दिया? ब्रे ने 1965 समथिंग में। और एक है न्यूट्रेंट मोबिलिटी के अलावा न्यूट्रेंट अवेलेबिलिटी, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया? ब्रे ने। ओके। एक है परसेंटेज यील्ड कॉन्सेप्ट, छोड़िए। एक है ड्रिस, ड्रिस कॉन्सेप्ट किसने दिया? ब्यूफिल्स ने। एक है मिनिमम लॉ ऑफ मिनिमम किसने दिया? लिबिग ने। लॉ ऑफ मैक्सिमम वेलेस एंड वेलेस। लॉ ऑफ ऑप्टिमम वेलेयुथम। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर ब्लैकमैन ने। यह है लॉ ऑफ लिमिटिंग न्यूट्रेंट, इसको बोलते हैं। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर आए तो ब्लैकमैन, लॉ ऑफ लिमिटिंग न्यूट्रेंट आए लिबिग है। लिमिटिंग न्यूट्रेंट को ही मिनिमम कहते हैं, यह है लिबिग। लिमिटिंग फैक्टर परसेंटेज यील्ड नाइट्रोजन लो, इनवर्स यील्ड नाइट्रोजन लो, इनवर्स यील्ड नाइट्रोजन लो नहीं विल्कॉक्स ने। लीप एरिया इंडेक्स एग्रोनॉमी का है, मुझे तो पता भी नहीं है, मैंने ऐसे ही पूछ लिया बस। है नहीं पता? वाटसन के हैं? मैंने अब देखो कितने इंपॉर्टेंट होंगे ये, और मैं कितना निकम्मा हूंगा। हर बार लिखवा रहा हूं, तुम याद नहीं कर रहे यार। नेक्स्ट हेडिंग लगे सोइल ह्यूमस। सोइल ह्यूमस बेटा, मैं एक बात और कह रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन गलत होंगे ना, इतना बुरा लगेगा जिसकी हद भी नहीं है। और इनको आप जितनी बार याद करो उतनी बार कंफ्यूज होगे, इसलिए बार बार याद करो। और क्वेश्चन इतने सिंपल से पूछे जाएंगे और आप गलत कर दिए, कोई मतलब नहीं। इसलिए थोड़े से सीरियस होकर याद कर लो।
अब आगे लिखिए सोइल ह्यूमस। अपन इसके बारे में कुछ ज्यादा बातें डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपके लेवल की और आपके लेवल के ऊपर की बातें अपन डिस्कस कर लेते हैं। सोइल ह्यूमस क्या होता है, आप सभी को पता है कि सोइल ह्यूमस वो मटेरियल होता है जो आफ्टर ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन भी सोइल में रह जाता है, जिसका डिकम्पोजिशन नहीं होता। अब एक्चुअली सबसे लीस्ट डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मटेरियल कौन सा है? लीस्ट डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड लिग्निन। लिग्निन। तो देखिए सबसे ज्यादा जो रेजिस्टेंस है, अब ये क्वेश्चन दो तरीके से बन सकता है। मोस्ट रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिकम्पोजिशन लिग्निन। लीस्ट डिकम्पोज, सबसे कम डिकम्पोजिशन किसका हुआ? लिग्निन का। सबसे ज्यादा डिकम्पोजिशन के प्रति रेजिस्टेंस कौन है? लिग्निन। अब देखो रेजिस्टेंस से मुझे दो बातें और याद आ रही है, ये लिख लिया आपने? 2 मिनट रुकना। रेजिस्टेंस अगेंस्ट चेंज इन पीएच क्या कहलाता है? बफरिंग कैपेसिटी। रेजिस्टेंस ऑफ सोइल और एनी सॉल्यूशन अगेंस्ट चेंज इन पीएच इज नोन एज बफरिंग कैपेसिटी। एंड द रेजिस्टेंस अगेंस्ट ड्रॉप इन रेडॉक्स पोटेंशियल। रेडॉक्स पोटेंशियल गिरे नहीं, रेडॉक्स पोटेंशियल कम नहीं हो, इसके प्रति जो रेजिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पोइज। एंड व्हाट इज द पोइज? यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। ये 3-4 बातें याद रखना। यूनिट ऑफ विस्कोसिटी पोइज। पोइज और क्या कहते हैं, किसको कहते हैं? रेजिस्टेंस अगेंस्ट ड्रॉप इन रेडॉक्स पोटेंशियल। रेडॉक्स पोटेंशियल गिरे नहीं, इसके प्रति जो रेजिस्टेंस होता है सोइल का, इसको भी पोइज कहते हैं। लेकिन जो रेजिस्टेंस होता है पीएच में चेंज में, बफरिंग कैपेसिटी कहते हैं। ये लिखो, बाद में बैठ लूंगा। मैटर तो मैंने बहुत लिखवा दिया, अब आएगा कितना वो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन तुम्हें कितना आएगा वो भी मेरे हाथ में नहीं। पेपर में कितना आएगा वो भी, और तुम्हें कितना आएगा वो भी। आप ले रहे हैं पिछली क्लासेस ली, आज पहली बार दिखे आप मुझे? हाँ, पहले आए थे क्लास में? कब? पहले वाले सोइल में। मेरी क्लास तो फर्स्ट ही आपकी है ना। देखो मैं ऐसे पहचान लेता हूँ, मतलब तीसरी क्लास है इस बंदे की, और इसके साथ वाले की एक ही क्लास हुई थी। तो आपका नाम? रविंद्र। कहाँ से है? वाह। और यूजी? वाह वाह। नहीं मैं जानता हूँ, घरसाना भी जानता हूँ। खूब मेरे दोस्त वहां से डिग्री करके आए, कोई सुपरवाइजर लग गया, कोई बैंक में। पीएनडी नहीं है जयसिंहपुर में, और एक हमारी भादरा कॉलेज, गोदारा क्या नाम है उसका, वो मेरी ड्रीम कॉलेज थी। लालसोट के बाद सेकंड ऑप्शन, लालसोट मेरी फर्स्ट कॉलेज। लालसोट दूसरा जानते हैं कॉलेज, एक COA कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, माय ड्रीम कॉलेज ड्यूरिंग माय जेट प्रिपरेशन। तो जब जेट की प्रिपरेशन कर रहे थे ना, मैं सर पूछते थे कि बेटा कौन सी कॉलेज लेना, वो बच्चे बड़े बड़े फरमाइश, MPUT, AU जोधपुर, AU कोटा, AU सॉरी SKNU, SKRU। मुझे पूछा, अब मैं भोला भाला आदमी, मुझे तो ये भी नहीं पता ये है क्या MPUT। अपन को बस एक बात पता थी कि मेरे एक सीनियर है जिसने COA लालसोट से पास किया है, फीस बड़ी कम है वहां की। मैंने कहा कौन सी कॉलेज? मैं कहा COA लालसोट दोसा। बोले ये तो तैयारी क्यों कर रहा है, ये तो इजीली मिल जाएगी। मैं कहा नहीं। कैसा? फिर मैंने उन्हें पूछा भी कि क्यों? मैं सर उसकी 500 रुपए फीस है, घर से 3000 मंगाऊंगा, 500 फीस दूंगा, 2500 अपने पास। शुरू से ही मारवाड़ी दिमाग, मैं धंधे में इन्वेस्ट करेंगे। फिर पता चला यार किस्मत में थी नहीं लालसोट। अच्छा मैंने फर्स्ट ऑप्शन ही MPUT डाल दिया, क्योंकि एग्जाम तक मुझे पता चल गया कि MPUT क्या है, क्योंकि उसके बीच में मैं घूमने आ गया था यहाँ पे। फिर मैं कह छोड़ो यार लालसोट को, यही अपना ड्रीम कॉलेज है। 5000 मंगवाएंगे, 5000 फीस भर लेंगे, बट पढ़ेंगे यहीं, कहीं और नहीं जाएंगे। तो बढ़िया है वहाँ। बाकी जो भी है, यूजी जहां से भी रही है वो तो अपनी डेस्टिनी थी, जान ले गई, बट पीजी अपने हाथ में है अभी नहीं।
जिसके भी, मैं तो आई थिंक जिनकी प्राइवेट से यूजी है ना, उनको तो एक लिस्ट एक बार गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में घुसना चाहिए एमएससी के टाइम, तो बड़ा मजा आएगा, मतलब अलग ही। वहां ऑलमोस्ट हॉस्टल भी नहीं होंगे, बाहर है, यहाँ आते ही हॉस्टल में, टीएसवी में, फिर सोयल साइंस डिपार्टमेंट, जस्ट उतरे, हनुमान जी के दर्शन किए, कॉलेज, कॉलेज से आए, हनुमान जी के दर्शन किए, हॉस्टल। अब देखो आप सुबह दिन में 2 बार हनुमान जी के दर्शन हो हैं, और माला ही माला, फिर तो भगवान है। और दूसरी बात, कॉलेज में आप देखो ना, पूरी कॉलेज एक ही जगह, कहीं जाना ही नहीं है। और सिटी के अंदर पूरे राजस्थान में पहली कॉलेज है जो सिटी के बीच में, बाकी एक भी कॉलेज आप बता दो सिटी के बीच में नहीं है। मंडोर 12 किलोमीटर दूर, उमेदगंज कोटा 15-20 किलोमीटर दूर, बीकानेर 8 किलोमीटर दूर सिटी से, आपका जोबनेर 45 किलोमीटर दूर, उदयपुर, जहां आपको मॉर्निंग में बस उतारेगी वो आपका कॉलेज का गेट होगा या हॉस्टल का गेट होगा। तो ये थोड़ी बहुत आरसी की अच्छी बात है। मैं डिमोटिवेट कर लेता था, बोलते कि यार आरसी आना है, तो डिमोटिवेट नहीं होना है, आरसी अपने लिए जन्नत है, ठीक है, फिर पता चलेगा। अब अपन आगे बात करते हैं सोइल ह्यूमस की। ह्यूमस क्या है? ह्यूमस की अपन बात करें तो ह्यूमस क्या है? वो मटेरियल है reagents required for the soil organic matter in laboratory। पोटेशियम डाइकार्बोनेट भी है, फेरस अमोनियम सल्फेट भी है, डाइफिनाइलएमिन भी है, सल्फ्यूरिक एसिड भी है। और नॉट रिक्वायर्ड पूछा है तो सेफेरिन है, सेफेरेनिन। अब पूछा है तो रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड सारे रिक्वायर्ड है। ये क्वेश्चन या तो गलत है या फिर नॉट रिक्वायर्ड आएगा, तो आंसर सी आ जाएगा, क्योंकि सारे रिक्वायर्ड है। आप देखिए, पोटेशियम डाइकार्बोनेट चाहिए, फेरस अमोनियम सल्फेट चाहिए, डाइफिनाइलएमिन चाहिए, और सल्फ्यूरिक एसिड भी चाहिए। नहीं चाहिए सल्फ्यूरिक एसिड, उसको मिक्स करने में चाहिए, सारे चाहिए। सेफेरिन मैंने नहीं सुना है, तो हो सकता है वो हो। तो इसमें क्वेश्चन है नॉट रिक्वायर्ड, तो नॉट लगाना भूल गए होंगे एग्जाम वाले, ठीक है। अब आगे बात करते हैं सोइल ह्यूमस की। सोइल ह्यूमस क्या होता है? तो अपन पहले बात करते हैं ऑर्गेनिक मैटर जब अपन फील्ड में डालेंगे तो सबसे पहले माइक्रोब्स टूट पड़ेंगे, क्योंकि वो माइक्रोब्स के लिए फूड मटेरियल है, उनके लिए भंडारा है। तो वो अपने हाथ में चप्पल लेके दौड़ेंगे भंडारे की तरफ, और कहां जाना है? वहां जाके बढ़िया उसको लूटना है। तो वो जब खाना शुरू करेंगे तो वो खाने में सबसे पहले वो खाएंगे जो खत्म होने के चांसेस ज्यादा है, लाइक आपका सिंपल शुगर है, स्टार्च है, सेलुलोज है, इसके अलावा आपका प्रोटीन जो सिंपल है वो सब। लेकिन जो क्रूड प्रोटीन है या फिर जो लिग्निन है, जो उनको अच्छा नहीं लगता, वो धीरे धीरे कहां जमा होने लगेगी? सोइल में। और वो सोइल में जमा होगी, फिर क्या करेगा? जो फंगस इनको खाती है, उन फंगस की सेल के अंदर भी कुछ मटेरियल एक्यूमुलेट हो जाता है। वो फंगल सेल के अंदर जो एक्यूमुलेट मटेरियल है, फंगस के मरने के बाद उनके टिश्यू भी उनके साथ दोस्ती कर लेते हैं। किनके साथ? लिग्निन एंड क्रूड प्रोटीन के साथ। कौन दोस्ती कर लिए? फंगल। और उसके अलावा क्ले पार्टिकल्स, ये चारों मिलकर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं। दीज कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन सोइल एंड चेंज द सोइल कलर फ्रॉम लाइट टू डार्क इज नोन एज ह्यूमस। तो एक्चुअली ह्यूमस क्या है? लिग्निन और प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स है, एंड दैट्स व्हाई सोइल ह्यूमस इज आल्सो नोन एज लिग्नोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स। लिग्नोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स। ये क्वेश्चन दो तरीके से बन सकता है, और एक आएगा मोस्ट रेजिस्टेंस। लिख दिया? आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, द पॉलीफिनाइल थ्योरी ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन, ये किसने दी? किसने दी? स्टीवेंसन। सोइल ह्यूमस एक ऑर्गेनिक कॉलॉइड भी है। मैंने आपको जब कॉलॉइड बताए थे तो सोइल ह्यूमस को किसमें लिखवाया था? ऑर्गेनिक कॉलॉइड में। तो सोइल ह्यूमस एक क्या है? ऑर्गेनिक कॉलॉइड है, मीन सोइल का कॉलॉइड है, लेकिन नेचर कैसा है? ऑर्गेनिक है। कॉलॉइड क्या होते हैं? जो ब्राउनियन मूवमेंट शो करते हैं, ये मैंने पढ़ा दिए कब? तो उसमें क्या लिखवाया था मैंने? एक बार देना रजिस्टर ह्यूमस निकाल के।
नहीं, ह्यूमस सतीश सर ने पढ़ाया होगा थोड़ा बहुत, लेकिन उससे थोड़ा 2-4 लाइनें एक्स्ट्रा मुझे बतानी है उसके लिए। तो एग्रोनॉमी में आपको पढ़ाया होगा, यहां नहीं पढ़ाया है इसके अंदर आपको कुछ। अच्छा, आपने क्लास भी नहीं ली पुरानी वाली, कोई नहीं, कोई नहीं, ले लेना आराम से जुलाई में, अगस्त में। अच्छा, डब्ल्यू की तो आ रही है वैकेंसी, आपको पता होना चाहिए, बहुत जल्दी, और मोर देन 70 पोस्ट, 70 से भी ज्यादा पोस्ट है। ठीक है, तो बढ़िया तैयारी करते रहना, और जो भी अभी तैयारी कर रहे हैं बहुत सही तैयारी कर रहे हो तुम, और तुम्हारे लिए तो गोल्डन चांस है, यहां से तुम पीजी में अपियर होंगे, इतने में वैकेंसी आएगी। बस बस ठीक है, लो, ये तो कुछ लिखवाया भी नहीं। सतीश सर ने जरूर पढ़ाया हो सकता है ये। ठीक है, ऑर्गेनिक कॉलोइड्स की बात करें, अच्छा इसका सीएन रेशियो कितना होता है? 10:1। सोइल ह्यूमस में कार्बन कितना होता है? 50%। नाइट्रोजन कितना होता है? 5%। अब इसका रेशियो निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 10:1 आ जाएगा। सीएन रेशियो आपको पढ़ा दिया एग्रोनॉमी में, पर हाँ कृषि में पढ़ाया, सीएन रेशियो पढ़ा दिया ना, कितना होता है सीएन रेशियो सोइल का? 10:12:1। ह्यूमस का 10:1। कंपोस्ट का 15:1। एफआईएम का 20:30:1। ग्रीन मैन्यूर का 20:30:1। थोड़ा जल्दी लिख लीजिएगा। लिख दिया? इसके बाद दूसरी क्लास है, वो थोड़ा लेट आता है ना। जल्दी लिखिए।
हे भगवान, मेरे यार इतने ज्यादा पता नहीं कौन कौन रास्ते में, अब इनको क्या चाहिए? आराम से अपन पढ़ रहे थे, क्यों नेट ऑफ हो रहा है यार? है? कभी तुम लिखते नहीं हो, कभी तुम्हें रुकना होता है, कभी तुम लेट आ जाते हो, हैं? कभी मुझे बातें याद आ जाती है। कितने अपने बाधाएं हैं यार। और मैं बता रहा हूं, जिस इंसान के जीवन में जितनी बाधाएं, वो आदमी उतना ही सक्सेस होता है। तो बाधाओं से डरना, बहुत जल्दी बहुत बड़ी पोस्ट पे, मतलब सुपरवाइजर। ओके, अब अगर आपने दिया था एग्जाम सुपरवाइजर का? हाँ यार, उससे भी लेवल का एग्जाम आया तो, बट अच्छा है। उन लोग, वो जो लोग मतलब दैनिक मजदूरी कर रहे हैं, कहीं किराने की दुकान पे काम कर रहे हैं, फोटो की दुकान पे काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है एनिमल अटेंडेंट। नहीं, बहुत सुपर जॉब है। अब मैं बताऊं उसमें फायदा क्या है। एनिमल अटेंडेंट बन के किराने की दुकान के काम करो, क्या दिक्कत है? पोस्ट है आपके पास एनिमल अटेंडेंट, और दुकान पे बोले कहीं काम करो ना, क्या दिक्कत है? तो डबल इनकम शुरू हो जाएगी। वो एनिमल अटेंडेंट वाली तो हो ही रही है। अच्छा, इसमें आपकी सबसे अच्छा है, आपकी जो पोस्टिंग होगी वो आप ही के गांव में होगी। वाह, सुबह लिया टिफिन, किराने की दुकान पे काम किया, दिन में गए वहां पे अपने पशुओं हॉस्पिटल में, हाजिरी वाजी लगा के आए, वापस किराने की दुकान पे शटर डाउन किया, वापस घर। क्या बात है, मतलब सुपर। एक तीर तीन चार निशाने। पहला तो घर का काम भी तो वही करेगा ना बंदा। सुबह शाम सब्जी ला रहा है, किराने का सामान ला रहा है, सुबह शाम गाय भैंस जो भी उसके रखे हुए, उसमें दूध निकालने में, चारा वारा डालने में, वो उसमें हेल्प कर रहा है। कितना काम है। और काम यही है एनिमल अटेंडेंट का, एनिमल को अटेंड करना है। जैसे नहीं होती वो आपने मेल नर्स फीमेल नर्स नहीं होती, और जैसे ही बच्चा रोने, ओलो क्या हो गया तुझे, वो चुप रखना। वैसे ही बकरी को दिया इंजेक्शन, बकरी को शांत हो जा, शांत। काम बड़ा अच्छा, क्या दिक्कत है? तो बहुत सुपर जॉब यार। फॉर्म तो लगाया, बताना नहीं होता, लगाया मैंने भी है, फ्री में था। सुपरवाइजर का भी बताया नहीं मैंने किसी को, आपने भी? हाँ, और एफएसओ का भी एक बच्चा पूछ रहा था, सर एफएसओ का क्या रिजल्ट? मैंने झूठ बोलना चाहा, मैंने एग्जाम नहीं, मैंने बोला नहीं, फिर मैंने बोला नहीं दिया, फिर बोला नहीं हुआ, सॉरी करेक्ट करना है। झूठ बोलना चाहा, मेरे बाद में पता चलेगा वो लड़का क्या सोचेगा यार बेचारा। तो हो जाता है ऐसा। अब फ्रैक्शंस की बात करें, टाइम होने वाला है, हो गया। फ्रैक्शंस की बात करें तो अपन जब इस ह्यूमस की बात करें, तो ह्यूमस को अपन डिसोल्व करें वाटर के अंदर, तो कुछ चीजें वाटर में घुल जाएगी। फिर अपन एसिड में डिसोल्व करें तो कुछ चीजें एसिड में घुल जाएगी, कुछ एल्कली में डिसोल्व करें उसमें घुल जाएगी। लेकिन कुछ ऐसा है ह्यूमस का मटेरियल जो किसी में घुलता ही नहीं। इसका मतलब ऐसे कितने लेवल पर कौन कौन चीजें हैं। तो ह्यूमस को यदि अपन घोलने के आधार पर देखें, सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग, तो इसके 3 कंपोनेंट है। कितने कंपोनेंट है? फर्स्ट वन इज fulvic acid. First one is fulvic acid, second one is humic acid, and last one is humin. तो कितने हैं? 3 फ्रैक्शन से। फल्विक एसिड क्या है? आप देखो ऐसा, अच्छा ये लिखवा लिया आप लोग, एसिड एंड एल्कली सॉल्युबल जो होता है, मीन दोनों में सॉल्युबल जो होता है उसको बोलते हैं फल्विक। मीन हर किसी में घुल जाए वो क्या है? फल्विक। ओनली एल्कली सॉल्युबल, जो सिर्फ एल्कली सॉल्यूशन में घुले तो वो क्या है? ह्यूमिक। और इनसॉल्युबल क्या होता है? ह्यूमिन होता है। आगे बात समझ में? अब ये बहुत ज्यादा घुल जाता है तो इसका मतलब ये क्या है? इसका इजीली टूटेगा नहीं, क्योंकि किसी में घुलता ही नहीं है, तो आसानी से टूटेगा नहीं। अच्छा, मॉलिक्यूलर वेट इसका क्या होता है? बहुत कम होता है, इसलिए आसानी से घुल जाता है। इसका कैसा होता है? और इसका हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है। एंड लास्ट वन, कलर कैसा होता है? ये होता है येलो, ये होता है ब्राउन, और ये होता है ब्लैक कलर का। ये इसका करेक्टरिस्टिक है। आपको जब पूछेंगे तो क्या पूछेंगे? विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमस फ्रैक्शन इज इनसॉल्युबल, हाईली रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिकम्पोजिशन, हाई मॉलिक्यूलर वेट एंड ब्लैक इन कलर इज नोन एज। या इन चारों में से एक प्रॉपर्टी पूछ लेगा, तो आपको क्या बताना है? ह्यूमिन, कौन सा ह्यूमिक एसिड है और कौन सा
फल्विक एसिड है। फल्विक एसिड इजीली सॉल्युबल है, यूमिक एसिड उससे थोड़ा मुश्किल से, और यूमिन सॉल्युबल होता ही नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन आ जाए टोटल एसिडिटी की, दोनों में एसिडिक ज्यादा कौन है, फल्विक या यूमिक? क्योंकि यूमिन तो एसिडिक है नहीं, फल्विक एसिडिक है या फिर यूमिक एसिडिक है? ज्यादा एसिडिक कौन होगा? फल्विक एसिड। कौन सा एसिडिक है ज्यादा? फल्विक एसिड। कुछ क्वेश्चन ऐसे बनेंगे, अभी बताते हैं। ये लिख लिया आपने? ह्यूमिन का डिकम्पोजिशन कोई नहीं करता, लिग्निन का डिकम्पोजिशन फंगस करते हैं, बेसिडोमाइसिटीज फैमिली के और थोड़े से एक्टिनोमाइसिटीज। ठीक है, ये ह्यूमिन जो है इसका मीन रेजिडुअल टाइम 1000 ईयर है। समझ रहे हैं क्या होता है मीन रेजिडुअल टाइम? मतलब आज यदि ह्यूमिन फ्रैक्शन सोइल में ऐड हुआ है तो मोर देन 1000 ईयर सोइल में पड़ा रहेगा, 1000 ईयर तक उसको कोई रेजिड्यू नहीं कर, डिकम्पोज नहीं कर सकता। लेकिन इसका मीन रेजिडुअल टाइम 1 to 10 ईयर और इसका 10 to 100 ईयर। इसका मतलब बहुत सालों तक ये पड़ा रहेगा किसके अंदर? सोइल के अंदर। लिख दिया? नहीं नहीं, लिखो लिखो किसी और के देख के, ठीक है, किसी और के देख के लिख लेना। अब अपन बात करते हैं टोटल एसिडिटी की। टोटल एसिडिटी की बात करें और बात करें फल्विक एसिड की, तो इसकी होती है 642 430 सेंटीमोल पर केजी। बस इतना याद रखना, ये याद रहे ना रहे, हाई होती है। और यूमिक एसिड की 562 930, बस इतना याद रखना है, कुछ याद रहे या ना रहे, कि इसके कंपेयर में क्या होती है? लो एसिडिक होता है। एक आपका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है E4E6 रेशियो, नाम सुना है कभी? E4E6 रेशियो, इसका नाम सुना है? ये बताता है, इससे अपन को पता चलेगा कौन सा फ्रैक्शन ह्यूमस का ज्यादा मोलिकुलर वेट का है और कौन कम मोलिकुलर वेट का है, कौन ज्यादा कॉम्प्लेक्स है कौन कम कॉम्प्लेक्स है। जितना ज्यादा E4E6 रेशियो होगा वो बंदा उतना ही, या वो ह्यूमस का जो आपका फ्रैक्शन है उतना ही कम कॉम्प्लेक्स होगा। तो एक है फल्विक एसिड, अभी बताता हूं, एक होता है यूमिक एसिड। फल्विक एसिड का आपका E4E6 रेशियो होता है 6 से 9, एवरेज 7.1, और यूमिक एसिड का होता है 3 to 5, एवरेज 4.3। अब मैं बताता हूं, जितना ज्यादा किसी का E4E6 रेशियो होगा वो उतना ही कम कॉम्प्लेक्स होगा, उतना ही लो मोलिकुलर वेट का होगा। अब इसका 6 से 9 है तो इसका मतलब फल्विक एसिड कम कॉम्प्लेक्स है, मोलिकुलर वेट क्या है? कम है। यूमिक एसिड का E4E6 रेशियो कितना है? 3 to 5, 3 to 5 है, मतलब कम है, इसके कंपेयर में क्या है? कम। इसका मतलब ये ज्यादा क्या है? कॉम्प्लेक्स है। ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ये क्या कम कम कॉम्प्लेक्स है। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी कैसे पता चलेगी अपन को? E4E6 रेशियो। क्या होता है E4E6 रेशियो? एक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है, उसमें अपन ह्यूमस को रखते हैं और उससे एब्जॉर्बेंस करवाते हैं 465 नैनोमीटर की रेज और 665 नैनोमीटर की रेज। दोनों में से कौन कितनी एब्जॉर्ब हुई, उन दोनों का रेशियो होता है E4E6 रेशियो। बस कुछ याद रहे ना रहे, ये दोनों डाटा याद रख लेना, इसका फल्विक एसिड का और यूमिक एसिड का। ये जब एक लेवल से परे आ जाएगा पेपर आपका, क्रॉस कर देगा लेवल, तो ये क्वेश्चन आएगा, नॉर्मली नहीं आएगा। वेरी गुड। अब एक लास्ट अपन और बात पढ़ लेते हैं, पढ़ ले, टाइम है अभी 2 मिनट अपने पास, मैं 2 मिनट और मिलवा दूंगा, तुम बाहर घूम आना, ठीक है। अब अपन एक बात करते हैं, एक बाइंडिंग कैपेसिटी की बात करें। ह्यूमस यदि सोइल में पड़ा है तो ह्यूमस सबसे ज्यादा किसको बाइंड करेगा? तो आपको याद रखना है क्यूनिकोजन फिरेमन। क्या याद रखना है? क्यूनिकोजन फिरेमन। कहां? सोहिल में या बाहर कहीं पे भी, फतेह सागर पे। क्यों निकोजन? निकोजन मतलब मेरा मन। क्यों निकोजन? मैं सबको बोल रहा हूं ये निकोजन्स, ऑल निकोजन्स। फिर ये मन किसका मन? अब याद रख लोगे? पहले कैसे याद रखोगे? क्यों निकोजन फिर ये मन। अब देखो ये क्वेश्चन यदि हाई लेवल का क्वेश्चन बनता है
सोइल में यदि ह्यूमस पड़ा है तो सबसे पहले वो किसको बाइंड करेगा? कॉपर को। उसके बाद में कोबाल्ट, उसके बाद में फिर एक मैंने आपने पढ़ी होगी एग्रोनॉमी में एक बीमारी का नाम सुना होगा आपने, जिसको बोलते हैं, जो होती है ऑर्गेनिक सोइल के अंदर, जिसको बोलते हैं, मुझे नाम याद, कॉपर की कमी से होती है ऐसी सोइल के अंदर जहां ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है। वीट में समथिंग किसी में होती है, जहां ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा हो जाए तो कॉपर की डेफिशिएंसी हो जाती है। ये कभी आपने सुना है कि हिस्टो सॉइल के अंदर कॉपर डेफिशिएंट होता है, ऑर्गेनिक सॉइल के अंदर कॉपर डेफिशिएंट होता है, पीट सॉइल के अंदर कॉपर डेफिशिएंट होता है। जो ऑर्गेनिक मैटर वाली सॉइल होती है उसमें कॉपर डेफिशिएंट होता है। इसका मतलब कॉपर कहीं जाता नहीं है। ऑर्गेनिक मैटर हाईली एडेप्ट कर लेता है कॉपर को, अपने शरीर से बांध लेता है, जिससे प्लांट को अवेलेबल नहीं हो पाता, क्योंकि इसकी जो बॉन्डिंग कैपेसिटी है वो मैक्सिमम है। तो बॉन्डिंग कैपेसिटी ऑफ कॉपर विद ह्यूमस मैक्सिमम है। स्टेम मेलानोसिस नहीं बोल रहा हूं मैं, होता है कॉपर की कमी से, किसमें होता है, बट वो कॉपर की कमी से ही होता है। मैं उसका नाम बताऊंगा आपको अलग से। कॉपर, फिर निकल, फिर कोबाल्ट, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर मैग्नीज। ये बाइंडिंग कैपेसिटी है किसकी? मेटल प्लस ह्यूमस। बस बाकी अपन कल पढ़ेंगे। थैंक यू यार, थोड़ा बहुत रह गया सोइल ह्यूमस, बट